कैसे हुई, रहस्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि इसके कारण हमारी पार्टी को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। आगे तो उस समय तो भारतीय जनसंघ का जो जन्म हुआ था उसमें डॉक्टर मुखर्जी को छोड़ते थे और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको देश जानता हो, जिस ढंग से डॉक्टर मुखर्जी को जानते थे, कोई नहीं था। हमने बहुत बड़ी कीमत दी, लेकिन हमारी पार्टी ने कीमत दी, लेकिन देश को उपलब्धि कितनी बड़ी हुई कि डॉक्टर मुखर्जी के देहांत के तुरंत बाद मैं उस सारे लम्बे में नहीं जाता, परमिट सिस्टम खत्म हो गया, 2 राष्ट्रपति खत्म हो गए, राष्ट्रपति का अधिकार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, सदरी रियासत खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, उससे पहले नहीं था। इलेक्शन कमीशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी जो भारत के अकाउंट्स को जांचता है और जिसकी इन दिनों में बड़ी चर्चा हुई है कि भाई 2G स्कैम में कितना घाटा हुआ देश को, तो हर एक को पता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है कि उस पर 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। गिनती कराते हैं कि कितने उसमें जीरो आएंगे, 10 आएंगे कि 9 आएंगे कि 11 आएंगे, इतना बड़ा फिगर है। इन दिनों में जो बातें हुई हैं सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज तो हम इस जम्मू कश्मीर के सवाल को लेकर के यहाँ पर आए हैं और ये सब लोग वहां जा रहे हैं तिरंगा झंडा लहराने के लिए। मैं इसीलिए ओमर साहब को कहना चाहता हूं कि वो सही कह रहे थे। अनुराग जी, आप ये कहें कि ये तो एक प्रेसिपिटेट करना है, क्या प्रेसिपिटेट करना है? जैसे कोई कहना है ये तो प्रोवोकेटिव कदम है कि कब से लेकर के तिरंगा झंडा लहराना देश में प्रेसिपिटेट करना हुआ, प्रोवोकेटिव काम हुआ। प्रोवोकेटिव होगा तो देश के दुश्मनों के लिए होगा, देश के लिए नहीं है। कोई देश के लिए प्रोवोकेटिव नहीं है। अरे प्रोवोकेटिव है, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई उपलब्धि करनी होती है तो जब तक कोई चीज प्रोवोक करने के लिए तैयार न हो तब तक उपलब्धि नहीं होती। डॉक्टर मुखर्जी अगर प्रोवोक नहीं करते, ये न तय करते कि मैं डिफाई करूंगा इस परमिट सिस्टम को, न करते तो जो आज हुआ है परिवर्तन वो नहीं होता।
देश में उनका अपमान किया, उनके देश का। मैंने कहा ये विचित्र है, लेकिन तब सीखा। और अचानक जब यहाँ देखने लगा कि नहीं, महात्मा जो है वो तो पार्टी प्रेसिडेंट का है, प्रधानमंत्री का नहीं है, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कब से कम्युनिस्ट स्टेट हो गया? नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने टिप्पणी की, और वो टिप्पणी जो है वो मेरे अपने साथी भी कहने लगे, नरवानी ये क्यों बड़े आदमी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा नहीं, आदत इन दिनों में हरे कहते हैं आप सही बात कह रहे। देखिए वो तो क्योंकि मुझे एक बड़े वो मंत्री है, अभी भी वरिष्ठ मंत्री है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। एक दिन मुझे मिल गए और मुझसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पार्लियामेंट का सेशन पूरा का पूरा चला गया, विंटर सेशन, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ही दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद हुई नहीं, और केवल इसलिए क्योंकि विपक्ष पूरा मिलकर के कह रहा है कि जेपीसी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के भयंकर कांड हुए हैं, जिसके लिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहता है कि राष्ट्र को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। 6 महीने तक लगातार सुनते रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी बेईमानी हुई है। आज सुबह सुबह तो अखबार में, सुबह टेलीविजन पर आया कि ऑस्ट्रेलिया में वहां के मंत्री, हमारा मंत्री गया, विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने उन्हें कहा कि क्या आपका देश है कि हमसे काम करवाता है, हमको कॉन्ट्रैक्ट देता है और हमारे ऑस्ट्रेलियन फर्म को पैसे नहीं देता। और मैं नीचे हेडिंग देख रहा था सब टेलीविजन चैनल्स पर, कलमारी शेम्स इंडिया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, एम्बैरसेस इंडिया, सारे हेडलाइन। और 4 महीने लगातार देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर के चैनल्स में सिवाय हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार के और कोई चर्चा नहीं थी। ये तो गनीमत है कि जब एक्चुअल गेम्स हुए, वो जो 15 दिन खेल चले, तब जो उपलब्धियां हमारे स्पोर्ट्समैन ने की, इसमें जीता, ये मेडल जीता, वो मेडल जीता, तो उससे कुछ लाख साथ बची, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। हम तो अभी गए थे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक गुवाहाटी में हुई थी, और गुवाहाटी में हमने जितने सारे वहां पर खिलाड़ी थे कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पाए थे या एशियन गेम्स में पदक पाए थे, उन सबका सम्मान किया, पब्लिक मीटिंग में सम्मान किया। और हमको तो देख करके आश्चर्य हुआ कि वहां पर स्टेट्स कई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो अवार्ड विनर्स थे वो 11 अगस्त थे, तो उन 11 में से 9 अकेले मणिपुर के थे, 9 लोग। और इसलिए मणिपुर का कोई भी मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा मणिपुर जो है वो कम से कम देश भर की लाज मिलाता है, जीत। लेकिन मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ का गेम्स का हो, चाहे डिफेंस की लैंड हो मुंबई में, जो दी जानी चाहिए कारगिल की विधवाओं को, आदर्श, जिसका नाम आदर्श है, और ये उसका हाल ऐसा किया है। यहाँ लगातार इस प्रकार के कांड हो रहे हैं, और फिर उसके ऊपर शुरू हो गया। मैंने उसी समय 2009 के उसमें मैंने बात कही थी, पहली बार, और मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जो काला धन कमा करके अपने पास नहीं रखते हैं, विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, खास करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में, और भी कई देश हैं कि जहां पर बैंकों में जमा करते हैं, और वो सारा धन अगर यहां लाया जाए तो हिंदुस्तान की सब गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सब की सब समस्या है, ये सब हल हो सकती है। इतना पैसा है, इतना पैसा है। तो आपको पता है कि मुझ पर क्या टिप्पणी की गई, और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कई सारे स्टेटमेंट्स फिर निकाल करके देख रहा था, उन्होंने कहा
आडवाणी ने ऐसा कहा है, मैं समझता हूं वो केवल मात्र चुनाव के लिए कह रहे हैं। इट्स एन इलेक्शन स्टंट, इसकी बात कही है। इतना ही नहीं तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, इररिस्पॉन्सिबल। इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अब क्या कहेंगे इररिस्पॉन्सिबल? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिस इज प्लंडर ऑफ द कंट्री, ये देश की लूट है। और उस देश की लूट के बारे में अगर वो कहते हैं लुटेरे जो है उनके नाम नहीं हम बताएंगे, तो कैसे नहीं बताएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल। और आज इसलिए नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उनको इसका जिक्र करना पड़ा है और कहना पड़ा है। हम पूछना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें ऐसी जुड़ी हुई है कि जिसके कारण हमको कहना पड़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति तो सहानुभूति शुरू में ही होती थी, जब भी बने उस परिस्थिति के कारण होती थी। लेकिन आज मैं मानता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट क्राइसिस ऑफ इट्स एंटायर टेन्योर, इससे बड़ा संकट कभी नहीं हो सकता। और उस संकट में कश्मीर के बारे में कोई गलती मत करिए। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान देकर के और हमने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का रास्ता बनाया, उसको अगर आप वापस मोड़ना चाहेंगे तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हमारे युवा मोर्चा ने जो तिरंगा झंडा लाल चौक में जाकर के लहराने का संकल्प किया है, निश्चय किया है, उसके साथ सरकार सहयोग करे, उनको सहायता दे इस मामले में। उस मामले में इनको रोकना और इनके ऊपर बाधा डालना और ये कहना कि इनको नहीं जाना चाहिए, इसकी बजाय जो लोग इनको रोकना चाहते हैं उनको आप नियंत्रित करिए, उनको रोकिए। वह देश के मित्र नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये है देशभक्त जो तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, उसमें पूरी सफलता इनको मिले, इसका कर्तव्य, ये कर्तव्य है सरकार का। और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस कर्तव्य से विमुख नहीं होगी। मेरी के सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप आए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जय हुए बलिदान मुखर्जी। यह पौधे सभी युवा शक्ति का राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजेश यादव जी को। मित्रों, आज की सभा में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया। माननीय श्री अनंत कुमार